मॉक्स अटेम्प्ट करने में। सबसे बड़ा पाप है भाई तुम इजी क्वेश्चन छोड़ रहे हो, सबसे बड़ा पाप वो है भाई मॉक्स पे। तो वही वाली बात है, लोग इजी क्वेश्चन पिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ स्ट्रैटेजी है भाई, तुम अपने मॉक एनालिसिस और कैसे करना चाहिए बढ़िया, कैसे है कि मॉक स्कोर कम क्यों हो रहा है। एक बहुत सारे रीजन है स्कोर कम होने के, ऐसा नहीं है कि तुम खराब परफॉर्म कर रहे हो इसलिए स्कोर कम हो रहा है, दो चार और रीजन है। रीजन ये यार देखो, क्वांट्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो विद इन 15 सेकेंड्स, और क्वांट्स के क्वेश्चन तुम्हें फंसा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स ऑल्सो। मेरे साथ दोनों एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कैट में पहले 10 मिनट में एक भी क्वांट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। भाई 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 ऐसे ना ही ना पूछा ना, था ये होता है जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े हाँ होते वहाँ हम हैं। खड़े होते हैं, यस। देखा जब मतलब एकदम मुश्किल हो गया भाई, जैसे तीन दो डिफिकल्ट आरसी आ गए, सबके पसीने छूट रहे हैं, लेकिन तुमने तो भाई ऐसे आरसी कर रखे हैं तुम भाई। क्योंकि हम बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं, जैसे होता है ना क्वांट में, यार ये हुआ है यार, ये तो कर तो सकता हूं मैं, कर तो सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, कर करके 5 मिनट निकल जाते हैं। सेट्स करने पड़ते हैं कभी कभी, पता है कैट वाले जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालते हैं। वो ऐसे तुमको 4 मुश्किल क्वेश्चन देंगे या 5 मुश्किल क्वेश्चन देंगे जो पूरा सॉल्व होगा ही नहीं। दे वांट टू सी कि तुम कितना जल्दी मूव ऑन करते हो। हाँ जी मित्रों, तो भाई आज तो क्वांट का जीनियस और डीआईएलआर वीआरसी का जीनियस दोनों भाई, एक 98.88 परसेंटाइलर और एक 99.5 परसेंटाइलर, भाई दोनों बैठे हैं। और भाई मैं तो 97 परसेंटाइलर हूँ, पर सबसे ज्यादा चौड़ में तो मैं ही रहता हूँ। तो चलो भाई लीड करो यार, शो को लीड करो। मजे में रहा करो यार, रह रहे हो कि नहीं सब मजे में भाई। बेचारा शैंकी बुढ़ा हो जाएगा बोलते बोलते मजे में रहा करो, मजे में रहा करो। चलो भाई मजे में तो थैंक रह यू, ही रहे उल्टा हो होगे। जाएगा, ये मजे में नहीं आएंगे। मजे में नहीं रहेंगे लोग भाई, चलो कोई नहीं भाई, तब तुम लोग तब मजे में रहोगे जब तुम्हारे कैड में बढ़िया नंबर आएंगे, बट उससे पहले ही मजे में बढ़िया रहेंगे। नंबर दिलाओ, 99 दिलवाओ। 99 है ना ललित, तेरे घर पे तेरे मुंबई में अभी वो एटम बम फेंक दूंगा मैं, समझा। कि कार्तिक के फेंक तो इस टेडी बियर के घर पे तो फेंक नहीं सकता क्योंकि मेरा घर पास में ही है, तो मैं भी उड़ जाऊंगा साथ में। तो ये ठीक है भाई। तो इसलिए, तो भाई इसलिए बिल्कुल भाई। मजे में रहो भाई, मजे में रहो। थैंक यू भाई, बोल बोल के थक गया, सही बोल हाँ, रहे हैं बिल्कुल। भाई हमारे भी मजे रहने दो यार, हमें तो तंग मत करो हमें ही। थैंक यू भाई, सही बता रहा हूँ, मेरे लिंक्डइन करवा दिया तुमने। अरे लिंक्डइन में कार्तिक। हाँ, मेरी मतलब मैं। अरे सुनो यार, एक मिनट एक मिनट भाई, फॉर्मूला बुक का ना गिव अवे वापस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी करेंगे दोबारा, थोड़ा तो इसलिए भाई चैनल से जुड़े जाना, ठीक है, जुड़े रहना। और भाई लाइक वाइक कर देना वीडियो को, लाइक तो हाइप का ऑप्शन आया तो हाइप भी कर देना, देखते हैं भाई हाइप। शैंकी बोले यार, शैंकी भाई की हवा बनाए यार, ये तो हवा नहीं बना रहे, हाइप करे भाई, नया फीचर आया है कुछ। क्या बात है भाई। भाई शांकी भाई हाइप बनी हुई है, तुम्हें ऐसी लग रहा है नहीं कर रहे हो। अरे हाँ, हाइप बनी नहीं हुई शो है। कर रहे हो ऐसे ऐसे इतना। ठीक है, बहुत है यार, बहुत है। जो आती है भाई। जो जोड़े हैं वो अच्छे से ही रह रहे हैं तुम्हारे साथ, बढ़िया बहुत है यार, बहुत काम सही बढ़ा से रहे हैं, जुड़े। बढ़िया। तो चलो यार, यार आज ना मॉक एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है। मॉक एनालिसिस और मॉक अटेम्प्ट का अपना अपना बताना भाई तुम, ठीक है। तो पर यार आजकल देख यार, कुछ कुछ ना ये बहुत सारे लोग मैंने देखा है व्यूज, पता नहीं व्यूज के लिए कर रहे हैं। ललित तू बता यार, तू तो 99.5 परसेंटाइल है, कुछ लोग एक्सेल शीट बना रहे हैं यार मॉक एनालिसिस के लिए, भाई एक्सेल शीट बना रहे हैं। और वो सब भाई व्यूज के लिए कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ का फायदा भी होता है या नहीं होता, या फिर क्या भाई तुम बताओ यार, तुम दोनों बताओ। यार मैंने तो आज तक एक्सेल शीट बनाई नहीं, पर ठीक है भाई, मैं तो 97 परसेंटाइलर हूँ, तुम बताओ भाई क्या सीन है तुम्हारा देखो भाई, एक्सेल। आजकल कुछ उभरते हुए सितारे क्या कर रहे हैं ना कि भाई एक्सेल शीट्स ट्रे करके वो मतलब क्लिक बेट डालते हैं कि हाँ भाई ये देखो एक्सेल शीट है भाई, ये हमारे लिए काम करेगा, तुम लोगों के भी काम करेगा। भाई देखो पहली बात तो सब पर्सनल चॉइस के ऊपर है, और दूसरी बात भाई मैं मतलब ऐसे कोई हवा नहीं उड़ा रहा अपनी, बट ऑनेस्टली मैंने आज तक ना जिंदगी में एक्सेल शीट नहीं बनाई अपने मॉक एनालिसिस के लिए। अबे क्या जरूरत है भाई, तुम क्यों मतलब फालतू में और ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। भाई सिंपल सी एग्जैक्टली। बात है, एनालिसिस में करना क्या होता है, तुमने कहाँ गलतियां किया है, कहाँ सुधार कर सकते हो। तुम इस चीज के लिए क्या एक्सेल शीट भाई, तुम उस पर अलग से टाइम वेस्ट करोगे, और फिर तुम ही लोग बोलते हैं यार भैया टाइम नहीं हो रहा, प्रिपरेशन के लिए वही कम भाई, पड़ रही है। कॉपी अलग से कॉपी बना लो क्या, एक अलग कॉपी सिंपल बना सिंपल लेनी है। चाहिए इसकी मॉक एनालिसिस बस की। मैंने तो सिंपल भाई, मैंने जिस कॉपी में मैं मतलब प्रैक्टिस करता था, मैं उसके फ्रंट पेज पे एनालिसिस का एक पेज लिख दिया था, और उसी में मैं मॉनिटर करता था, और कोई एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है भाई। तुम लोग सही बता रहा हूँ, बस उसमें टाइम वेस्ट होने वाला है। जो कंफर्टेबल है करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई वो नहीं है, बट जो लोग नहीं करते ना उसमें फालतू में अपना दिमाग मत लगाओ। और सब क्लिक बेट है भाई, सही बता रहा हूँ, ये एक्सेल शीट ये सब कुछ सब क्लिक बेट है, कोई जरूरत नहीं पड़ती, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी। कार्तिक तू ही अपना ओपिनियन शेयर कर इसके बारे में। भाई बिल्कुल सही बोला यार, एक्सेल शीट्स यार इन चीजों के लिए नहीं बनती। आगे जाओगे यार, जब नौकरियां करोगे तब तुम्हें समझ आएगा एक्सेल शीट्स क्या होती है, तब सीख लेना यार एक्सेल बीच में। एक्सेल एमबीए के अंदर इतना बहुत हाँ। सीख लोगे अंदर अंदर पूरा। इतना अपना यार
मैं सहमत हूँ यार ललित की बात से। मेरी जो नोटबुक थी मैं उसको ना यार क्या करता, 2 पेज में दो मतलब बीच में से फोल्ड करके 2 साइड में डिवाइड कर देता था। और मेरी जो एक्चुअल क्वेश्चन जब मैं मॉक के टाइम जो अटेम्प्ट करता था, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करता था और अपनी एनालिसिस उसके राइट हैंड साइड पे सिमिलर सम्स की। तो मेरे पास एक आइडिया आ जाता था कि भाई मैंने कैसे सॉल्व किया और एक्चुअल सॉल्व कैसे, अगर मेरे से गलती हो रही है, मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मेरे को एक आइडिया मिल जाता था कि भाई हाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और मैं अगली बार जब देखूंगा तो सिर्फ राइट साइड को पढ़ूंगा। तो ऐसे करते करते भाई इंप्रूवमेंट हो जाती। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक एक एक्सेल, और क्या ही एनालिसिस कर लोगे एक्सेल पे यार। यही लिखोगे ना मॉक 1 में वीआरसी में इतने नंबर है, इतनी परसेंटाइल बनी, अरे वो इतने नंबर। एनालिसिस पे क्या है, थोड़ा अलग अलग वो होते हैं ना, अलग अलग मॉक्स के एनालिसिस होते हैं, टाइम के, आईएमएस, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है यार, अब वो जो कर रहे हैं वो उन्हें करने डैशबोर्ड दो, पर करते हैं ऐसी जरूरत नहीं है भाई, कोई ऐसा कुछ वो एक्स्ट्रा बेनिफिट तो नहीं है। ठीक ना। है, टाइम तो वेस्ट है सही। हाँ, तो देखो यार, आज मॉक एनालिसिस पे क्या क्या चीजें कवर करेंगे बता देते हैं। सबसे पहले वही वाली बात है यार, बहुत सारे लोग ना डीमोटिवेट हो जाते हैं मॉक्स पे कि यार हमारे मॉक्स में स्कोर कम आ रहा है। ठीक है, बहुत मतलब वही वाली बात है यार, बहुत फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, मॉक्स का स्कोर फ्लक्चुएट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे मैंने डीआईएलआर की वीडियो में बोला भी था। तो वही वाली बात है कि बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो एक डिमोटिवेशन आ जाती है लोगों में। और सबसे ज्यादा मेरे को यही क्वेरीज आती है यार, शैन की भाई मॉक्स में स्कोर कम आ रहा है, अभी अच्छा आ रहा था अभी कम आ रहा है। एक तो ये होता है, और फिर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी भाई। अब भाई सबसे बड़ा पाप क्या है यार मॉक्स में, सबसे बड़ा पाप क्या है मॉक्स अटेम्प्ट करने में? सबसे बड़ा पाप है भाई, तुम इजी क्वेश्चन छोड़ रहे हो, सबसे बड़ा पाप वो है भाई मॉक्स में। तो वही वाली बात है, लोग इजी क्वेश्चन पिक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसी कुछ कुछ स्ट्रेटजी है भाई, तुम अपने मॉक एनालिसिस और कैसे करना चाहिए बढ़िया, कैसे है कि मॉक स्कोर कम क्यों हो रहा है। एक बहुत सारे रीजन है स्कोर कम होने के, ऐसा नहीं है कि तुम खराब परफॉर्म कर रहे हो इसलिए स्कोर कम हो रहा है। दो चार और रीजन है, वो मैं अपने इनपुट दूंगा, पर भाई तुम भी करो यार। शुरू करते हैं, पहले किससे करें, क्वांट्स पहले डीआईएलआर से करते हैं, क्योंकि डीआईएलआर की वीडियो पे 10,000 व्यूज आए हाईएस्ट। तो ललित भाई लीड करो भाई, डीआईएलआर बताओ पहले, मॉक्स का क्या सीन रहना चाहिए? डन भाई। पहली बात मैं एक पॉइंट पे एड्रेस करूंगा कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मॉक में नंबर वगैरह वगैरह है ना, कि एक मॉक में अच्छा आ गए दूसरे में नहीं आए। तो यार पहली बात तो भाई देखो, ये वंस अगेन भाई मेरे को पता है लोग, कुछ लोग गाली देते हैं मेरे क्रिकेट रेफरेंसेस के बारे में, और कुछ लोगों को पसंद है क्रिकेट रेफरेंसेस, बट सिंपल सी बात है, अभी इंडिया इंग्लैंड का टूर चल रहा है, 3 टेस्ट मैच हुए हैं, 4 टेस्ट मैच हुए, तो भाई देखा है ना तुमने कि कुछ कुछ टेस्ट मैच में अलग अलग रन्स बनते हैं, ग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई शुभमन गिल ने 250 मार दिया एज वेस्टर्न में तो लॉर्ड्स में भी 250 मारेगा, नहीं होता, वो बॉल थोड़ी इधर उधर होती है, हो जाता है उसका काम। तो यार बात पॉइंट ये है, हर एग्जाम डिफरेंट है। ठीक है, हर एग्जाम की डिफिकल्टी डिफरेंट है। तो भाई तुम लोग ये देखो कि तुम लोग एक मिनिमम बेसलाइन सेट करना चाहिए हर मॉक के लिए। ठीक है, यार जैसे मैं डीआईएलआर के लिए सेट करता था कि मेरे को 24 से 30 के अंदर लाना ही है। ठीक है, अभी मेरा स्ट्रैटेजी तो तुम लोगों ने सुना होगा, मेरा सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेंड करने का स्ट्रैटेजी रहता था। अगर मेरे 24 नहीं आ रहे तो तब मैं देखूंगा हाँ भाई गलती कहाँ हो रही है, मेरे 8 क्वेश्चन भी क्यों ठीक नहीं कर पाया, इतना मेरा मिनिमम है। उसके ऊपर जितना भी आ रहा है वो मेरा भाई बढ़िया है, भाई आ रहा है बढ़िया है। तो यार तुम लोग भी ना, एक मैं रेकमेंड करूंगा तुम लोगों को भी कितने कितने रखना चाहिए, और तुम अपने हिसाब से भी देख लो। और यार डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, देखो कुछ कुछ मैं सही बता रहा हूँ, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स होते हैं ना, वो जानबूझ के डिफिकल्टीज बढ़ाते, कभी कभी कैट से भी ऊपर का डिफिकल्टी देते हैं वो लोग, वो जानबूझ के करते हैं। ये साइक्लिकल है भाई, मार्केट्स भी तुम लोग पता है साइक्लिकल रहते हैं, ये मॉक्स भी साइक्लिकल है, डिफिकल्टी बढ़ती जाती रहती है। ठीक है, तो डिमोटिवेट मत हो। चलो डीआईएलआर की बात करते हैं। यार देखो डीआईएलआर में मैं कैसे मॉक्स करता था ना, पहली बात तो जैसे मेरा गोल था, मैंने स्ट्रेटेजी में बताया था वीडियो में, मेरा 2 सेट करने का प्लान है। ठीक है, और अभी अगर तुम लोग जो अपकमिंग कैट में भी आई थिंक वही पैटर्न रहेगा, 5 5 5 5 के 4 सेट आने वाले हैं ना। तो तुम लोग मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 सेट्स अगर टारगेट रखो। ठीक है, ललित तो वो भाई that- एक मिनट सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अरे यार बताओ। अभी जो मेरे हिसाब से जो नया पैटर्न है ना, उसमें 5 क्वेश्चन कर दिए हमने। 3 5 क्वेश्चन क्वेश्चन। आएंगे 4 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 पार्ट होंगे, और ओके, 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें 6 पार्ट होंगे। तो 22 क्वेश्चंस का हो गया डीएलआर, 68 क्वेश्चंस हो गए कैट। अच्छा मैंने ओके। मैंने कल ही चेक किया है, 24 22 हाँ 24 का बता रहा हूँ। चलो चलो, तो अच्छा अच्छा किया यार, ये चीज 5 बताया तुम। 5 4 4 4। हाँ, 5 तो 5 अब 4। अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, जब हम 5 के लिए प्रिपेयर करते थे। हमने हाँ हाँ प्रिपेयर तो 5 के लिए किया था ना यार। हाँ हाँ, हमने तो प्रिपेयर भाई मैंने खुद भी 4 के 2 सेट के लिए प्रिपेयर किया था। बट ठीक है, तो अभी जैसे तुम लोग को जैसा भी ठीक लगे, आइडियली क्या करना चाहिए कि कैट का आधा जो भी सेक्शन, जैसे डीआईएलआर के लिए आधा अटेंड करना इज गुड। जैसे अगर 22 क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, तो 11 क्वेश्चन का टारगेट रखो। ठीक है, तो तुम लोग को आइडियली क्या रखना चाहिए कि जितना भी मुश्किल हो जाए तुमको 27 से ज्यादा और 33 से 27 टू 33 का गोल रखो। ठीक है, उससे कम हो रहे हैं तो इंट्रोस्पेक्शन की बात है, कहाँ गड़बड़ हो रही है तुमको देखना पड़ेगा। उससे ज्यादा हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, है ना। तो ठीक है, अब मैं मॉक एनालिसिस के बारे में बात करता तो मैं क्या करता था। सो
देखो टाइमर तो तुम्हारे पास होगा ही, ठीक है। तुम अलग से एग्जाम में भी चल रहा होता है, जो भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका टाइमर तो चल ही रहा होता है, बट एक खुद का भी एक टाइमर रखो, ठीक है। तो मॉक एनालिसिस का सबसे मेन पार्ट है हर चीज को टाइम करना। तो तुम अगर लेट से तुम 2 सेट करने की गोल रखे हो तुमने, ठीक है, लेट से 5-5 के तुमने 2 सेट करने का गोल रखा है 40 मिनट में, तो तुमको 20 मिनट से ज्यादा किसी भी सेट में नहीं देना है ना, एज सिंपल एज दैट। तुम अपने आप को वो मॉनिटर करो पहले, ठीक है, कि तुमने एक सेट कितने मिनट में खत्म किया है। एंड देखो अगर 20 से ज्यादा हो रहा है देन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड, तुमको वहां पे पता चल गया वीकनेस क्या है। और अगर तुमने नोटिस किया कि दोनों सेट में तुमको 20 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो स्पीड की प्रॉब्लम है। अगर एक ही सेट में लगा, एक में नहीं लगा, इसका मतलब वो टॉपिक तुम्हारा वीक है, तुमको उस टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी माइन्यूट एस्पेक्ट्स हैं जो तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा। एंड रही बात आउटसाइड एग्जाम क्या करना है, एक बार तुमने मॉक दे दिया, ठीक है, देन डीआईएलआर के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, जैसे ही तुम फिर एनालिसिस करने बैठोगे तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कार्तिक ने भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि एक तरफ वो लिखता है कि उसने कैसे सॉल्व किया है और एक तरफ वो लिखेगा कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है एग्जाम अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, है ना। तो पहले तुम क्या करना ना, पहले अपना टाइमर लगा लो, जितने भी सेट है 4-5 सेट जितने भी आ रहे हैं अभी, उन सब के लिए ना अपने लिए टाइमर लगाओ, 20 मिनट का टाइमर, और खुद करो बैठ के, ठीक है, खुद करो सॉल्व। इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं है, तुमको बस तुम ये टेस्ट कर रहे हो कि तुम 20 मिनट में एक सेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे 5 सेट हो गए, तुम लेट से तुमको 100 मिनट लगेंगे, है ना। तो ऐसे देखो और नोटिस करो कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं। अगर तुमने सारे सेट्स कर लिए 20 मिनट में तो बहुत ही बढ़िया बात है, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर नहीं कर पा रहे तो देखो, एज आई पॉइंटेड आउट, टॉपिक का वीकनेस है या तुम्हारी स्पीड का प्रॉब्लम है, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करो एंड देन तुम खुद से एक बार अटेम्प्ट करने के बाद ना फिर तुम देखो कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। एक्चुअल सॉल्यूशन फिर एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, देखो कैसे किया उसने, एज इट इज करो वही, एंड देन अगेन 2-3 घंटे का ब्रेक लेने के बाद वापस तुम करो वो, ठीक है। तो ऐसा मैं एनालिसिस करता था। मैं पहले खुद से ट्राई करता था टाइमर लगा के, उसके बाद मैं सॉल्यूशन देखता था, फिर 2-3 घंटा ब्रेक लेके फिर मैं वापस ट्राई करता था, एंड वो 100% होता है कि 20 मिनट के अंदर ही हो जाता है फिर, क्योंकि तुमने 2 बार प्रैक्टिस कर लिया है ना। तो ये था भाई मेरा डीएलआर का एनालिसिस। एक चीज मैं थोड़ा इसमें इनपुट दूंगा, ठीक है। यही जो वही वाली बात है, जो डिमोटिवेशन वाली बात है ना। तो देखो यार, कुछ कुछ लोग, पता है क्या होता है यार, तुमने भी एक नोटिस करा होगा, कभी कभी ना मॉक जो मतलब टफ होता है एग्जाम, पर स्टिल भी एक वजह से मैंने सीएल का मॉक दिया था, तो वहां पे भी यार कभी कभी ना 130 140 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। लीडर बोर्ड देखते हैं कभी भी यार, मेरे को नहीं लगता कि लीडर बोर्ड देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी यार पावर कट हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ कुछ चोमू होते हैं, उनको नहीं पता कि उनको एक्चुअल में कैट भी देना है, और वो अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए पता क्या करते हैं, कि अपना ना मतलब फोटो वोटो खींच लेते हैं और बस अपना सही आंसर करके फिर वो करते हैं, रिज्यूम जब होता है तब उसको सही करते हैं, ऐसे करके खेलते हैं। तो फिर वो लीडर बोर्ड में ऊपर चले जाते हैं और वो खुश हो जाता है कि यार हम तो लीडर बोर्ड में ऊपर है, पर उन चोमो एक्चुअल में नहीं पता कि तुम्हारा कैट में तुम नहीं होगे ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ लोग ऊपर जाते हैं, तो लोग जो नहीं के परसेंट, जिनके 50-60 ही आ रहे हैं, एक्चुअल में 50-60 भी सही है उसमें, वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए यार मेरे को लगता है कि हमेशा कभी लीडर बोर्ड मत देखो, जैसे कभी भी लाइव मॉक दे रहे हो तो उसको लीडर बोर्ड मत देखो, अपना भाई तुम देखो कि तुम्हारा जो मार्क्स है कैट के, जो कितने मार्क्स हैं क्या है, उस हिसाब से अपनी परसेंटाइल कैलकुलेट करो, ठीक है। कि इस टाइम इतने, लास्ट ईयर जो था, लास्ट टू लास्ट ईयर जो स्कोर था, उस हिसाब से मेरा स्कोर मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये चीज करनी चाहिए। ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, इसलिए मेरे को लगता है बहुत सारा डिमोटिवेशन का कभी कभी फैक्टर ये भी होता है। बराबर बात है मेरे हिसाब से। देखो शैंकी भाई बिल्कुल सही बात बोली आपने, लीडर बोर्ड, और मैं अग्री करता हूँ। ललित भाई ने एक पुराने वीडियो में बोला था कि परसेंटाइल मत देखो अभी, है ना, तुम्हें स्कोर देखना अपना। तो स्कोर देखो। स्कोर में आप, मेरा भी काफी सिमिलर होता था ललित भाई। मेरा फेवरेट सेक्शन होता था डीएलआर। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था बट फेवरेट होता था, क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आता था यार। मेरे को जो थिंकिंग अपनी, जब मैं एकदम मतलब मैं अगर एक ख्याल में खो जाता हूँ ना कि मैंने सेट पढ़ लिया और मेरे को लगता है कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। सही में वो फीलिंग मेरे बढ़िया को है। वो मेरा फेवरेट होता था, इसलिए एलआरडीआई मेरा। यार देखो एलआरडीआई में एक चीज होती है, अपना ना एक स्ट्रेंथ बनाओ, या तो डीआई करो या एलआर करो ज्यादा अच्छे से। मतलब ये नहीं कह रहा कि एक छोड़ दो सेक्शन, नहीं, बट डीआई या स्ट्रॉन्ग करो, एलआर करो। बहुत लोगों का एलआर स्ट्रॉन्ग होता है, मेरा डीआई स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मेरे को नंबर सही लगते थे। मतलब मेरे को ऐसे कैलकुलेशन क्विक हो जाती थी मुझसे, तो मैं डीआई को अपना वो रखता था कि हाँ भाई डीआई को ज्यादा प्रेफरेंस देता था। पहले मैं डीआई के सेट्स पढ़ता था, अगर तुम्हारे एलआर के स्ट्रॉन्ग है तो एलआर के सेट्स पढ़ो। उसमें से अगर लगता था मेरे को यार कि हाँ सॉल्वेबल है, जैसे मेरे केस में 2 डीआई सेट आए थे और 2 एलआर के सेट आए थे, तो मैंने 2 डीआई के सेट पढ़े, उसमें से एक सॉल्वेबल लगा, वो करके फिर मैं एलआर के सेट्स पढ़ता था। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी यार। इससे मैं कोशिश करता था कि मेरे 9 क्वेश्चन निकल जाए अराउंड, और मैं 27, मतलब मेरा वो होता था कि मतलब मैं मिनिमम मैक्सिमम नहीं देखता था, बट मेरा होता था कि हाँ चलो 9 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँ सही से, 27 नंबर आ जाए मेरे, और फिर मैं मतलब
रहता था कि हाँ ठीक है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब मेरे कम आए, मैं ऐसा नहीं था कि मैं मतलब मेरे बहुत बार से 27 से ऊपर है, मेरे बहुत बार हुए हैं जब मेरे 15 से नीचे 10 से नीचे भी आए हुए हैं। आते हैं। तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता उससे, मैं क्या करता था, मैं एनालिसिस करने लग गया। और भाई मेन एनालिसिस का बेनिफिट यही होता है, जैसे मैंने बताया कि एक तो तुम्हें तुम्हारी गलतियों का समझ में आ जाए कि तुमने कोई गलती अगर करी है, कोई अगर देखो DILR में बड़ा सीधा फंड है, तुमने सेट गलत सॉल्व कर दिया, तुम्हारे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तुम्हें लगा तुमने सही किया है बट -4 सीधा, मतलब तुम एक तरीके से 16 नंबर कम कर रहे हो अपने 4 क्वेश्चन, क्योंकि अगर +12 में 0 आ रहा है तुम्हारे और 4 गलत हो रहे हैं तो उसके -4, तो भाई 12 और 4 16 नंबर तुम गवा रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी यार, इसको यही चीज को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए भाई एनालिसिस करो हर सेट का, भले ही तुम्हें लगे कि वो एक सेट ऐसा है जो तुम कैट में अटेम्प्ट भी ना करो। कहीं कहीं ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कैट में जो तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करना है, DILR का कोई नहीं करता यार सारे सेट सॉल्व, ठीक है, एक दो सेट तो छोड़ोगे, तो वो सेट भी सॉल्व करो एनालिसिस के टाइम पे, ठीक है। अगर तुम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी करोगे उसमें भी वो सेट सॉल्व करोगे तो एक क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो अगर बाय चांस अगले साल मतलब इस साल के कैट में वो क्वेश्चन वैसे टाइप का क्वेश्चन आ गया और बाकी सब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, भले ही तुम 20 मिनट लगा दो उसमें, बट तुम कुछ हद तक वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे सही तरीके से। तो मेरी तो यार यही, मेरा तो सिंपल रहता है, चाहे DILR हो, चाहे VRC हो, चाहे QA हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस रखो। एक क्वेश्चन और आता है यार एस्पिरेंट्स के उसमें कि कुछ कुछ क्या होता है DILR में, ऐसे करते हैं कि यार हम ना 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लेते हैं हर सेट के, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं सब सेट से, एक एक 2 क्वेश्चन। तो क्या ये अप्रोच सही है? यार सही गलत तो नहीं बोल सकता मैं शैंकी भाई, बट ये कभी कभी काम कर सकती है। हमारा जब कैट हुआ था ना, तो उसमें मैंने एक सेट पूरा किया था और 2 सेट्स मैंने पार्शियल किए थे। रीजन बताता हूँ मैं यार, रीजन ये था कि उन दोनों सेट के पहले 2-3 क्वेश्चन सॉल्वेबल थे, मतलब आप अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना भी करो ना तो भी आप वो निकाल पा रहे थे, पार्शियली करेक्ट कर पा रहे थे क्वेश्चन, बट बाकी पार्ट के लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, समझ नहीं आएगा ये सब करके। और मतलब कर सकते हो बट मैं रेकमेंड अभी नहीं करूंगा। अभी मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि तुम सेट सॉल्व करने में टाइम लगाओ, तुमसे अगर 40 मिनट में एक सेट भी सॉल्व हो रहा है अभी, वो अच्छे से करो सॉल्व, वो 4-5 क्वेश्चन ठीक करो, और बाद में देखो, मतलब अगर लगता है जब तुम एक्चुअल लास्ट मंथ या फिर लास्ट 1.5 मंथ्स में तब तुम स्पीड अप मॉक्स दोगे, मतलब तुम दिन का एक मॉक दे रहे हो या 2 दिन में एक मॉक दे रहे हो, ऐसे ऐसे करोगे तब तुम ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो कि हाँ पार्शियली सॉल्व करना, जब तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी हो, तुम मतलब दिन के 4-5 DILR सेट ऐसी प्रैक्टिस में रैंडम सेट्स कर रहे हो सॉल्व, कोई पर्टिकुलर वो नहीं उठा रहे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं उठा रहे, तो तब के लिए मेरे को लगता है सही है। अभी के लिए फोकस ये रहना चाहिए कि पूरा पूरा सेट सॉल्व हो। चलो ठीक है, DILR हो गया, फिर और भी कुछ कवर करना है? ना हाँ, आई थिंक मोर देन आपके पास है शैंकी भाई, कुछ तो बोल दो DILR में और यही था, तो DILR में और क्या होगा, यही सब चीजें थी। मतलब वही वाली बात है, एक एक वो वाला क्वेश्चन आता है कि यार DI स्ट्रांग है हमारी, LR स्ट्रांग है, तो वही वाली बात है, देखो स्ट्रांग तुम्हारा कुछ भी है, बेसिक्स तो करके जाने हैं, DI के भी बेसिक्स तो बेसिक लेवल पे तो करके जाओ, क्योंकि DI इजी आ जाए या फिर LR इजी आ जाए तो वो चीज है। ठीक है, कंप्लीटली तो बिल्कुल भी DI LR में एक होता है ना, LR पूरा कर लो और DI बिल्कुल ही छोड़ दो, ये तो बहुत बड़ी नहीं, गलती वो है। तो नहीं होगा, वो तो अगर LR मुश्किल आ जाएगा तो तो फिर वो चीज सही नहीं है। या ठीक है। बस एक छोटा सा इनपुट दूंगा, जो कार्तिक एक पॉइंट बता रहा था अभी कि ये जो है ना पार्शियल सेट्स वाला, तो यार देखो ये चीज ना, तो मतलब ये एक्चुअली मेरा खुद का कैट एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे से कोई भी सेट नहीं बन रहा था उस टाइम, ठीक है, तो मैंने 3-3 क्वेश्चन, हमारा वैसे ही था, तो 3 सेट में से 3 क्वेश्चन कर लिया था मैंने, तो मेरा हो गया था। तो यार देखो ना, तुम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे ऑब्वियसली जैसे कार्तिक ने बोला अभी पूरा टाइम दो सेट सॉल्विंग के लिए, ठीक है, तो जब तुम एक्चुअल मॉक्स जो मतलब सीरियस प्रिपरेशन होगा, जब जैसे तुम डेली एक मॉक या 2 दिन में एक मॉक दोनों स्टार्ट करोगे, तब तुम लोग नोटिस करना कि अगर कोई सेट नहीं बन रहा है ना और तुमको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है यार अभी मैंने स्टार्ट कर दिया लेकिन दिस इज गोइंग नोवेयर, ठीक है, देन उस पर 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम मत दो, और ठीक है सोच लो और कि यार चलो ठीक है 2-3 मिनट और दिमाग लगाता हूँ, नहीं बन रहा, अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा, डेड एंड पे आ गए, फिर तुम स्किप मारो, ठीक है, उसमें तुम देखो कि जितना सॉल्व हुआ है उससे कोई भी क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं सॉल्व, एंड आइडियली मोस्ट ऑफ द टाइम 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं, हो ठीक जाता है ना, तो उसके बाद उस पर और टाइम स्पेंड नहीं करना, जैसे ही तुमको लगा कि डेड एंड हिट हो गया है, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं देना और उस पर एंड गो ऑन, फिर ऐसे टाइम पे तुमको पार्शियल सेट्स करने पड़ते हैं। कभी कभी पता है कैट वाले जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, वो ऐसे तुमको 4 मुश्किल क्वेश्चन देंगे या 5 मुश्किल क्वेश्चन देंगे जो पूरा सॉल्व होगा ही नहीं, दे वांट टू सी कि तुम कितना जल्दी मूव ऑन करते हो, है ना, तो वो पॉइंट है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आएगा, एंड आई एम श्योर जब तुम लोग 6-7 मॉक 10 मॉक दे दोगे तुम लोगों को समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, है। टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो ठीक है,
अब बढ़ते हैं भाई क्वांट्स पे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्वांट्स जीनियस हमारा कार्तिक 99 परसेंटाइलर। चल भाई क्वांट्स लीड कर भाई। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से मैंने जितने भी मॉक्स दिए, मैंने जितने मेरे आसपास लोगों ने मॉक्स दिए, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन और सबसे ज्यादा लोएस्ट स्कोरिंग सेक्शन हमेशा क्वांट्स रहता है। एक जनता रहती है 50% जिनकी बहुत, मतलब अगर हम एक छोटा साइज लेंगे, सैंपल साइज, तो उसमें 50% जनता ऐसी रहेगी जिसका मतलब 95% के ऊपर आ रहा होगा, और 50% जनता ऐसी रहेगी जिनका बेड़ा गर्क हो रखा होगा। सिंपल रीजन ये है यार, देखो क्वांट्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो विद इन 15 सेकेंड्स, और क्वांट्स के क्वेश्चन तुम्हें फंसा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स ऑल्सो। मेरे साथ दोनों एक्सपीरियंस हुए। मैंने कैट में पहले 10 मिनट में एक भी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। मैं बहुत अटक गया था, मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था। बट फिर मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन, मतलब जैसे हमने शुरू में बात करी थी शैंकी भाई कि इजी क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल होता है, राइट? विद मॉक्स, विद एनालिसिस, विद योर इक्वल प्रिपरेशन, मतलब तुम अगर रेडी हो, मतलब तुम्हें लग रहा है तुम कंप्लीटली सारे टॉपिक्स करने हैं, कौन से पहली चीज तो यार याद रखना, कोई मेरे को मैसेज करते हैं आजकल कि हम ये वाला टॉपिक छोड़ दें, ये छोड़ दें। हाँ। क्यों छोड़ दें अभी से? अभी 4 महीने हैं, हफ्ते भर में एक टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है? बेसिक हो जाते हैं हफ्ते भर में। प्रैक्टिस करते रहो विद टाइम। तुम एक सेट उठाओ, अगर तुम सेक्शनल दे रहे हो तो तुम्हें सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, अरिथमेटिक मिलेगा, अलजेब्रा मिलेगा, मॉडर्न मैथ सब आएगा। तो तुम यही करो ना कि अपने बेसिक्स क्लियर करो और फिर प्रैक्टिस करते रहो उसकी विद टाइम। क्या हुआ मेरे साथ, यही हुआ। मैं हमारे क्वांट का जो स्लॉट 2 था उसमें यार मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम के बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए, और मेरा भी यही था उस टाइम पे कि अरिथमेटिक अलजेब्रा के पहले अटेम्प्ट करूंगा। तो पहले 10 मिनट मैंने स्कैन किया और मेरे को दिखा यार ये तो अरिथमेटिक अलजेब्रा थोड़ी सी मुश्किल साइड पे नहीं हो रहे सॉल्व। 3-4 क्वेश्चन पकड़े, नहीं हुए। तो मैंने पहले, फिर मैंने किया ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, उसके मैंने 6 क्वेश्चन निकाले, फिर 2-3 क्वेश्चन और निकाले कहीं से, फिर एंड में टीटा वगैरह करे 2-3 सॉल्व। तो मतलब बन सकते हैं। तुम्हें पहले तो ये रखना है कि भाई अपना सिलेबस कंप्लीट करो क्वांट में। क्वांट में सबसे ज्यादा सिलेबस है, बट भाई एंड ऑफ द डे क्वांट, मैंने जैसे बताया शुरू में कि भाई सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी बन सकता है। विद इन 15 to 20 सेकंड्स तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, और वही वाले क्वेश्चन पकड़ने हो, चाहे 2-3 क्वेश्चन ही आए वो, पर वो कर लोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि पहले 3 मिनट में तुमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। भाई चलो भाई, बहुत बढ़िया स्टार्ट है, करो। आखिरी सेक्शन होता है, वैसे तुम्हें लग रहा होता है कि भाई ड्रेन आउट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, बट जब तुम ऐसे सॉल्व कर लोगे ना फटाफट 3-4 मिनट में 2-3 क्वेश्चन, तुम्हें लगेगा यार ये हुई ना बात। अब फिर तुम्हारा पूरा इम्पैक्ट बढ़ जाएगा और तुम फिर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। थोड़ी सी मॉक एनालिसिस दूंगा, बहुत बेसिक मॉक एनालिसिस बताऊंगा इसकी क्वांट की। क्वांट में मेरा होता था बड़ा सिंपल, जैसे मैंने बताया 2 में डिवाइड करा पेज को अपना। क्वांट में मेरा सबसे ज्यादा इफेक्टिव था ये, क्योंकि मैं सम को सॉल्व कर सकता था एक जगह पे और मेरे को क्लैरिटी मिल जाती थी मैंने कैसे किया। मॉक एनालिसिस के टाइम पे सबसे पहले मैं सॉल्व करता था जो क्वेश्चन मैंने गलत किए। अगर मैंने अटेम्प्ट किए हैं से 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और मेरे 2 गलत है, 3 गलत है, ठीक है, पहले वो 2-3 को मैं अच्छे से करता था, मतलब टाइम लगा के एक क्वेश्चन में 5-6 मिनट लग जाए कोई बात नहीं, तब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरी गलती क्यों हुई है, क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई सिली मिस्टेक है, या फिर मैंने ऑप्शन गलत पढ़ सिली लिया, मिस्टेक बहुत होती है, बहुत होती है क्वांट्स में सिली मिस्टेक। और क्वांट्स में भी होता है ना, जैसे तुम्हें ऑप्शंस होंगे 2 3 4 5 आंसर है, 3 4 5 2, ऐसा मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन के भी आते हैं, तो उसमें गड़बड़ कर दी कि आंसर ऑप्शन पढ़ने में गलती कर दी, या फिर कोई जेन्युइन मिस्टेक है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर तीसरा केस है तो भाई मेरे को इम्प्रूवमेंट जो मैं लिख लेता था कि मेरा आज क्वांट की प्रैक्टिस उसके ऊपर होगी। फिर दूसरे आते थे मेरे, जो मैंने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है मेरे, अब उसमें मुश्किल क्वेश्चन भी होते थे, इजी भी होते थे। अब बहुत लोग बोलेंगे यार मुश्किल क्वेश्चन तुम कैट में अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्यों करना उसको प्रैक्टिस? भाई करो, सब प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक्स में आया मतलब कभी कैट में पहले इस टाइप का क्वेश्चन आया ही होगा गारंटी, अगर वो मॉक्स में तुम्हें दिख रहा है। एक बार ही क्लॉक्स का क्वेश्चन आया था मेरे एक मॉक में। क्लॉक्स एंड कैलेंडर होता है एक टॉपिक जो वैसे कैट का पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट क्लॉक्स का एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने वो भी सॉल्व किया था, और उसका मैंने मतलब फॉर्मूला बुक में वैसे डाला था, जस्ट इन केस आगे कभी आ जाए किसी के मॉक्स में, या कभी फाइनल चार्ट में दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, अरिथमेटिक के अंडर आता है वैसे वो, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस करो, अनअटेम्प्टेड भी रहे जो भी रहे। और भाई फाइनल होता था मेरा, हमारे ना जो भी मॉक्स दोगे, जो भी सेक्शंस दोगे ना, तुम्हें दिखेगा तुमने कितना टाइम स्पेंड किया हर एक क्वेश्चन में। तो जिस क्वेश्चन में तुम ओवरशूट कर रहे हो ना टाइम, जैसे 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट या उससे भी ज्यादा कर रहे हो, फिर उन पे आओ और उनको देखो कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि एक्चुअल कैट में अगर 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, या एक तो ऐसा होगा जिसमें जो सॉल्व ही नहीं होगा तुमसे, मतलब वो तुम 10 मिनट लगा दो, 15 मिनट लगा दो, और दूसरा होगा जो विद इन 2-3 मिनट सॉल्व हो जाना चाहिए।
तो वो दूसरे क्वेश्चन में अगर तुम 5-6 मिनट लगा रहे हो, सॉल्व करके करेक्ट ला रहे हो, तो भाई जरूर कुछ तुम्हारा एरर है, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल एरर है, या फिर तुमने कोई और मेथड यूज कर लिया जबकि वो जरूरत भी नहीं थी। हिट एंड ट्रायल बहुत लोग करते हैं क्वांट में कि भाई ये क्वेश्चन जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसमें वैल्यू लगा के देखते हैं एक एक करके, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जबकि और शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, तो भाई वो भी इन चीजों में इन क्वेश्चन से तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मतलब तुम्हारी हो सकता है तुमने अलजेब्रा अच्छे से करो बट एक कॉन्सेप्ट रह गया हो, वो कॉन्सेप्ट तुम इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आ जाए तो वो कॉन्सेप्ट वापस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यार मेरी ये एनालिसिस रहती थी मॉक की, मैं क्वांट में आई थिंक सबसे ज्यादा टाइम लगाता था। मेरा अगर 4 घंटे का एनालिसिस रहता था, 2 घंटे तो मैं क्वांट को देता था। बाकी अगर ललित भाई शांकी भाई कुछ बताएंगे उसमें तो क्वांट खैर, क्वांट तो देखो दोनों की आई ठीक हुई बोलूं है। तो अच्छा है। आई क्वांट, अंडरस्टैंड, बट तुमने प्रैक्टिस तो करी होगी ना यार, हाँ वो हाँ मैं बताता हूँ, वो तो अलग क्वांट्स में चीज यार, होती है। क्वांट में ना मैं कभी कभी तुक्के वाली स्ट्रैटेजी में लगाता था और बहुत कभी कभी काम करती थी मेरी, ठीक है। मैं तुक्के मार देता था क्वांट्स में, और मैं नहीं कैसे मारता था मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अगर किसी को काम आ जाए, जैसे अब वो यार वो मैं एकदम एक्सप्लेन इतना नहीं जल्दी, उसके लिए एक अलग ही वीडियो चाहिए, बट छोटा मैं सा बता बोलूंगा दें। तुक्के नहीं भाई, कभी नहीं। है वो भाई लगते हैं, शुरू में मेरे को भी लगते थे कि भाई जैसे जो 2-3 क्वेश्चन आंसर अरे सिमिलर लग रहे हैं उनमें से एक होगा, वो तो तुक्के मैं मैं नहीं बताता हूँ करता कैसे मारता था। जैसे तुमने डिविजिबिलिटी वाला रूल, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, जो क्वांट्स का वो मैथ्स में तो वो डिविजिबिलिटी हाँ डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो कि मान लो हाँ अगर थ्री, अगर वहां से 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो लास्ट के 2 नंबर है, अगर वो 3 से हो रहा है, लास्ट का एक नंबर 3 से हो रहा है, या 5 वाला है तो लास्ट का अगर हाँ 5 हाँ। या फिर 0 है, ठीक है। तो कभी कभी जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, आधा मेरे से हो गया, लास्ट वाला कुछ पार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो हाँ। मैं थोड़ा सा ही दिमाग लगाता था कि यहाँ से करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 5 से, तो लास्ट के जो ऑप्शन थे उसमें से 5 या 0 कहाँ पे, किन ऑप्शन में तुम्हें 5 मिल रहा है या किन ऑप्शन में 0 मिल रहा है, भाई लगा दो, मार दो उस पर, ठीक है। चारों में होता तो है चारों में तो होता वही तो वाली बात है, चारों में होता तो मैं उसको रिस्क नहीं ले सकता तुक्के वाली। नहीं, बट कुछ कुछ है तो उसमें, जैसे मान ले एक में 5 है, ठीक है, एक में लास्ट में 5 है या फिर 0 है, या फिर दो में 5 है, चल 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, उसमें से चल दो में 5 या फिर 0 है, तो दो में 50-50% चांस फिर भी हो गया, ठीक है। केबीसी में मिलता है ना 50-50, लेते हैं ना लोग, तो वही है 50-50 वाला हो गया, तो मैं उसमें से एक मार देता था, या एक मैं तो मिल गया बिल्कुल तो फिर सजेस्ट बहुत ही करूंगा बढ़िया है। भाई। भाई मैं तो कहता हूँ बहुत लालची होता है ये सब करना ये कि मतलब 3 मैं ऑप्शन करता होते था, हैं तो मैं बता रहा हूँ, तुम मॉक्स में ट्राई कर सकते हो इसको, ललित भाई कर सकते नहीं कर सकते, ये एक मेरी स्ट्रैटेजी थी। ये पता है ये तब ट्राई करना है जैसे अगर पेपर एकदम ही मतलब खटमल जा रहा हो ना, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, जैसे क्वांट में नेक्स्ट डे भाई 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, पूरा पेपर में कुछ भी नहीं आता, तब तब तो भाई मतलब एक दो तुक्के मार लो, बट हाँ ऑनेस्टली तुक्के यार मैं तो वैसे नहीं बिल्कुल मारने चाहिए। बट हाँ, जैसे अभी शांगी वाला केस है, जैसे अगर 5 से डिविजिबल नंबर ही फाइनल आंसर है, हाँ और लेट्स से जैसे एक कोई 1005 है और एक 2005 है, और तुमको लग रहा है नहीं यार 1000 थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ 2000 एग्जैक्टली, ये ज्यादा हो ऐसे दिमाग लगा गया। के, थोड़ा उसमें भी दिमाग लगा के ऐसे करके हाँ, तुक्का तुम मार सकते हो। ऐसे मार सकते हो, वरना वैसे मतलब लग रहा है कि यार नहीं नहीं पूरा ही 50-50 है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो हाँ मत मारो। अगर पेपर बहुत अच्छा जा रहा है तो बहुत बिल्कुल अच्छा तुक्के जा रहा है मत फिर मारो। मत मारो, बिल्कुल ही मत हाँ, पर ठीक मारना। है नहीं जा रहा क्वांट्स अच्छा तो मार दो यार, फिर हाँ, तो तो मतलब। भाई यू हैव नथिंग टू लूज, है ना। हाँ आप एक दो मार लो बट उससे ज्यादा नहीं। टीटा हाँ में टीटा में मैं करता था, टीटा की मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी। अगर तुम्हारे पास जैसे 5 टीटा 6 टीटा क्वेश्चन आएंगे, तो पता नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। सिंपल मैं तो क्या करता था, मेरे से अगर मेरे को, मैं ट्राई जरूर करता था कि मेरे से कोई सॉल्व हो जाए, नहीं होता था। मेरा फंडा सिंपल रहता था, मेरे दिमाग में एक नंबर हो जाता था, जैसे 2-3, मैं कोई सिंगल डिजिट नंबर 0 1 2 3 में से कुछ भी, सबका सेम आंसर कर देता था। मेरे पे अच्छा। चलो वर्क नहीं करा, कैट डे पे नहीं करा काम, बट हाँ। मेरे मॉक्स में 1-2 बार कर गया था। जैसे एक ही क्वेश्चन निकल ही आता, 3 नंबर मुफ्त के होते हैं क्योंकि उसमें 0 रहता है रॉन्ग करने में। उसमें मैं understand। शैंकी भाई को बोल सकता हूँ तुक्के मार लो, बट यार मैं नॉर्मल एमसीयू क्वेश्चंस में तो मैं नहीं रेकमेंड नहीं, करूंगा शैंकी भाई। वही वही। बहुत तो रिस्की चल हो ललित, जाता है, फिर आदत तेरा पड़ क्या जाती है। क्वांट्स का इनपुट है फिर? मेरा स्ट्रेटेजी तो ऐसा था कि मैं तो तुम क्वांट्स तो ललित पूरी कार्तिक की पूरी मार स्ट्रैटेजी गया। अपनाओ भाई, हमारी ना ही लो है। नहीं नहीं, भाई ललित भाई को हमारी तो नहीं भाई। वी मेरा आर मतलब इतना करते था हैं, वी कि आर करते हैं। बस कार्तिक जैसे बता रहा था, मेरा भी उतना ही था कि जो मैंने गलत किया है ना, हम्म तो मतलब मैं यूजुअली वही सिर्फ अटेंड करता हूँ जो मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि हाँ भाई ये मेरे को आता है, ये मैं कर लूंगा, ठीक है। हम्म और मैंने स्पेशली क्वांट के लिए अलग से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया नहीं था, तो मेरा मतलब ऐसा था कि भाई जैसे टेलेंडर्स नहीं आते बैटिंग करने, जिनको बस थोड़ी बहुत बस डिफेंस कर ले, वैसा हाल हम्म था मेरा क्वांट में कि हाँ भाई हम्म बस पासिंग नंबर लिया हूँ काफी है, बाकी मेरा डीआईआर और वीआर से संभाल लेगा। तो हम्म उतना बेसिक कर लेता था, लाइक 6-7 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन सही कर लूँ मेरा काफी है, मतलब यूजुअली 6-7 मेरा टारगेट रहता था। तो अब मैं देखता हूँ कि यार इन 6-7 में अगर कोई गलती हुआ है ना, तो मैं देखता हूँ यार ये तो मतलब एकदम आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये क्यों गलत हुआ, फिर मैं वो प्रैक्टिस कर लूंगा। बाकी जैसे कार्तिक बताता था कि सारे कर लो, वो मैं करता नहीं था क्योंकि मेरा वीक सेक्शन था क्वांट,
और मैं उस पर अगर टाइम लगाऊंगा तो मेरे बाकी सेक्शंस बेकार हो जाते थे। तो मैं अब लेकिन ऑनेस्टली अगर मेरे को ऐसा कार्तिक जैसा गाइडेंस उस वक्त मिलता तो शायद मैं क्वांट में थोड़ा और एफर्ट्स डालता। बट या मेरा तो वही है भाई, क्वांट इज आई एम नॉट द राइट गाय फॉर क्वांट। सेम सेम सेम। तो तो फिर चलो यार वीआरसी की बात करते हैं। तो वीआरसी में तो भाई मेरे भी 99 थे, ललित की भी 99 है। तो ललित यार तू ही लीड कर यार, मैं तो होस्ट ही सही लगता हूँ। मैं बीच बीच में बोलना ही नहीं है, मेरे को बड़ी गालियां पड़ी वीआरसी वाले पॉडकास्ट में बीच बीच में भी। तो ललित तू ही कर यार, मैं भी बीच बीच में चल अपना ठीक बताऊंगा क्या है, बट तू बता। डन डन डन। हाँ मैं भी बोल सकता हूँ, मतलब मेरे बहुत कम नहीं थे वैसे, इसके 95 थे, 95 या 96। 95 के ऊपर थे हाँ, मतलब हाँ चल। ठीक है, मतलब बुरा नहीं थे, मतलब ऐसे तुम हम्म, क्यूट तो मत करो यार। यार भाई हाँ, मतलब मेरे क्वांट जितना बुरा तो नहीं है। 90 मेरा 90 है। गायकवाड। तो ठीक है, तो यार ठीक है, देखो वीआरसी में ना मतलब मेरा पूरा मॉक एनालिसिस मेरा जो इंडिजिनियस होममेड स्ट्रेटजी था उसी के अराउंड रिवॉल्व करता था। तो यार देखो मैंने जैसे तुमको, जिसने नहीं देखा वीआरसी का वीडियो, तो यूजुअली मैं क्या करता था कि पहले जो वो 8 क्वेश्चन होते हैं ना वीए, तो देखो भाई वीआरसी नाम में ही है वीए आरसी, तो मैं पहले वीए करता था फिर आरसी करता था, ठीक है। तो भाई मेरा सिंपल सा था, जो वीए वाला पार्ट है ना 8 क्वेश्चन, उसको मैं 10 मिनट से ज्यादा दूंगा ही नहीं, ठीक है। तो यार उस हिसाब से मैं खुद मॉनिटर करता था कि यार ये क्वेश्चन मेरे को कितने सेकंड लग रहे हैं यार, ठीक है। तो एग्जाम में आई अंडरस्टैंड कि मॉक देते टाइम थोड़ा हेक्टिक हो जाता है यार, कि यार हर बार थोड़ी मैं स्टॉप वॉच में नोट करता रहूंगा। तो यूजुअली क्या होता है ना, वो डैशबोर्ड में रहता है कि तुमने इस क्वेश्चन पे कितना सेकंड स्पेंड किया है। अगर वो अच्छा टेस्ट सीरीज लोगे तो डैशबोर्ड में दिखा देता है वो। तो मैं उसको मॉनिटर करता था। जैसे अब देखो भाई, अगर 10 मिनट में तुमको 8 क्वेश्चन करने हैं तो 1.25 है ना, होता है ना, तो 1.25 मिनट्स तुमको देना पड़ेगा एक में। या पता नहीं भाई, मैं थोड़ा मैथ्स में उतना कमजोर हाँ हूँ, है भाई ना, ठीक है। तो भाई हाँ, तो देखो तुमको उतना देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं देखता था कि अगर कोई ओवरशूट कर रहा है देन वाई, अगर 2-3 सेकंड ही कर रहा है तो ठीक है यार, क्या है इतना ही, ठीक है। बट अगर कोई जैसे 2-3 मिनट लग गया, जैसे कोई पैरा जंबल क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग गया, तो भाई वो क्यों लगा है, या तो बहुत मुश्किल था वो, या मेरी प्रैक्टिस कम है, ठीक है। अगर कोई बहुत मुश्किल था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रैक्टिस कम है तो जाओ भाई प्रैक्टिस करो, मैं वही करता था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं मॉनिटर करता था अपना, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा कभी ओवरशूट करता नहीं था, क्योंकि मैंने उतना प्रैक्टिस किया था वीआर से। और तुम लोग भी करोगे, तुम लोग कभी नहीं करेगा। अब रही बात आरसी की, ठीक है, देखो वीए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं सोचने का। अब आरसी में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो मतलब तुम्हारा कैट को मेक और ब्रेक कर देगा भाई। अभी सबसे पहली बात है, तुम सही आरसी पिक कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तुमको एग्जाम में यूजुअली मैंने वही बताया था कि जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे अब मैं साइंस स्टूडेंट था, मैं आईटी में काम करता था, मेरे को नेचर साइंस वगैरह बहुत पसंद है, तो मेरे को अगर कोई ऐसा आरसी दिख जाए जो मेरे स्ट्रेंथ्स में अलाइन करता है, तो मैं सबसे पहले उसी को पिक करूंगा, क्योंकि मैं मेरे को पता है मैं कंफर्टेबल हूँ इन सब चीजों में। जैसे फिलोसफी हो गई, जैसे लिटरेचर हो गया, भाई ये सब मेरे सर के ऊपर से आता है, तो मैं ऐसे आर्टिस्ट पिक नहीं करूंगा, है ना। फाइनेंस जो चीज है वो मेरे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो मैं वो ऐसे ऐसे पिक करूंगा। तो पहली बात तुमको ये एनालाइज करना है तुमने सही आरसी पिक किया है कि नहीं। तुमको तो एग्जाम में ही पता चल जाएगा, जैसे तुम मॉक दे रहे होगे, तुमने जो पहला आरसी पिक किया तुमको आधा पढ़ के समझ आ जाएगा, अरे यार ये कौन सा आरसी पिक कर लिया मैंने, गलती कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही है, तुमको वहीं पे एनालाइज करना है तुम सही पिक कर रहे हो कि नहीं। जैसे अगर तुम नोटिस करोगे, जैसे तुमने जो 4 आरसीस पिक करने हैं, तो चार तो वैसे करने का टाइम नहीं मिलता, 3 ही करने होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो जो तुम 3 आरसीस पिक करोगे ना, तुमको सबसे पहले मॉनिटर करना है कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी है कि नहीं। सबसे पहले जो तुमने आरसी पिक किया है इट शुड बी द इजीएस्ट, जो तुम सेकंड पिक कर रहे हो इट शुड बी द सेकंड इजीएस्ट, जो थर्ड करोगे वो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल होना चाहिए, है ना। तो पहले तो यही चेक करो। अगर तुमने ऐसा नोटिस किया कि नहीं यार जो तीसरी आरसी पिक की है वो एक्चुअली सेकंड से इजी थी, तो तुमको पहले एनालाइज करना है कि व्हाई वाज इट मिस्ड इनिशियली, तुमने क्यों मिस किया हो, तुम क्यों पहले उसको जज नहीं कर पाए कि ये इजी है सेकंड वाले से। क्योंकि भाई वैल्यूएबल सेकंड्स वेस्ट होते हैं, वैल्यूएबल सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैट में, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बात तो ये एनालिसिस करना है, ठीक है। मोस्टली यार क्या होता है ना, कीवर्ड्स होते हैं भाई, जैसे आरसी में स्किमिंग जो बोलते हैं, स्किमिंग करते हो तुम पहले की 2-3 लाइन पढ़ लोगे पावर तुमको पता है ना, पावर वर्ब्स देख लो या कोई भी अच्छे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लो, तुमको पता चल जाएगा हाँ ये आरसी इट इज राइट डाउन माय एली। अगर तुमको क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, दो ऐसे आरसी आ जाएंगे जैसे जो दोनों ही तुम्हारे वीक टॉपिक्स होंगे, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आरसी आ गया, मस्त भाई कर लिया तुमने, लेकिन अगर बाकी तीनों आरसी तुम्हारी वीकनेस है, अब क्या करें। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस देखो भाई। तुम आरसीएस में तुमने कर लिया, कुछ नहीं हो रहा सॉल्व, अब क्वेश्चंस देखो। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, वो बोलते हैं इमेजिन योरसेल्फ इन द ऑथर्स शूज, व्हाट वुड द ऑथर डू इफ दिस दिस दिस। भाई ये सब तो मतलब ये सब्जेक्टिव आंसर्स हैं, इन्विजिलेटर के हिसाब से होता है वो, जो ये ना, तुम्हारे ये ना ललित तू मेरी कॉपी कर रहा है, मेरी स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहा है लग रहा हाँ है। भाई, तेरे सपने में आके चुराया था मैंने स्ट्रेटेजी, असली तो मेरी ये स्ट्रेटेजी है। हाँ तो ठीक है, सिमिलर ही तो हमारी ऐसे, वैसे। है हाँ ना, तो वही है, तो ऐसा करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखो, और देखो कभी कभी एकदम डायरेक्ट होता है, जैसे कि ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ, तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, क्यों हुआ, क्यों का आंसर तो बहुत इजी इजी है। लेकिन अगर तुम इसकी जगह होते तो क्या करोगे, अगर ऑथर इस जमाने में पैदा होता तो क्या करता, भाई हमको थोड़ी पता है, हम ऑथर थोड़ी है ना। तो वैसे क्वेश्चंस तो भाई बिल्कुल बिग नो नो,
बिग नो नो, ऐसे क्वेश्चंस करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है भाई। और फिर रही बात, देखो एक मेरा टेम्पलेट था जिसको फॉलो करना है कर लेना। मेरा 10 क्वेश्चंस का 8 मिनट, 8 क्वेश्चन का 10 मिनट टाइम रहता है। फिर जो अगला आरसी रहता है उसके लिए मैं यूजुअली 5 मिनट ही देता हूँ। तो ऐसे उसके बाद जैसे अभी तुम्हारा ऑलरेडी इधर 15 मिनट्स हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारे पास कितना टाइम बच रहा है यार, थोड़ा 25 टाइम मिनट 25 मिनट है ना। तो 2 मिनट तो आरसी को पढ़ने में भी लगता है, तो तुम 7 मिनट मान के चल लो, ठीक है। तो 17 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद तुम्हारे पास बचे हैं अभी भी 23 मिनट्स के आसपास, है ना। तो ऐसे ब्रेक डाउन कर लो, जैसे 10-10 मिनट देने हैं बाकी दोनों डिफिकल्ट आरसीज को, है ना। तो ऐसे तुमको ये चेक करना है तुम कोई भी ओवरशूट ना कर रहे हो टाइम, ठीक है। जो तुमने जैसे 7 मिनट इजी आरसी को रखा है, थोड़े से डिफिकल्ट आरसी को तुमने लेट से 9 या 10 मिनट रखा है, ये तुम्हारे ऊपर है। तुमको दे दे के तुमको पता चल जाएगा कितना रखना है तुम्हारे पर्सनल स्ट्रेंथ के लिए। और फाइनल आरसी के लिए लेट से तुमने 10 मिनट रखे हैं। तो ये चेक करो कोई भी टाइम ओवरशूट नहीं होना चाहिए। कुछ सेकंड्स ठीक है, 30 सेकंड से ऊपर कुछ भी ओवरशूट हो रहा है देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तुमको उस पर काम करना पड़ेगा। तो यार यही रहता था मेरा यूजुअली मॉक एनालिसिस। और जैसे वीए के अगर जैसे वो पैरा जंबल के क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे पी क्यू आर एस पैटर्न होता है, ठीक है, और तुमने उसको पी आर एस क्यू कर दिया, जैसे एक इधर उधर कर दिया। तो यार उस केस में तुमको फिर देखना पड़ेगा कि यार ऐसा क्यों हुआ है। कभी कभी बहुत ही सटल चेंजेस रहते हैं वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में, तो वो प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक। तो वो सब चेक करना तुमको मतलब आइडिया लग जाएगा एक बार एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे ना, तो क्या रहता है। तो वही रहता था यार मेरा यूजुअली। और शायद कि भाई कुछ और कुछ मिस कर रहा है मैंने, तो बता। नहीं यार, वैसे मोस्टली तो कवर हो गया, लेकिन देख, हाँ मतलब देखो, जैसे तुम मॉक्स जैसे देते हो, सीएल आईएमएस टाइम के जो मॉक्स होते हैं, उनमें हमें एक चीज बहुत पर पता नहीं उस डेटा को लोग देखते हैं नहीं देखते। हमेशा उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक होता है ना टाइम स्पेंट ऑन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। उस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे जो एक हमें डेटा मिलता है, ये 3 ही मॉक्स पे तो मिलता ही है, बाकी मॉक्स का तो मेरे को पता नहीं इनमें मिलता है नहीं मिलता। ये वहां पे तुम देख सकते हो कि तुमने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करा है, और वो मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट नहीं करे और उस पर तुमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया ना यार, फिर तो तुम बहुत गलत जा रहे हो भाई, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे फिर तुम कुछ इजी पकड़ सकते थे, कुछ ऐसा ढूंढ सकते थे, या फिर कुछ और जिस आरसी में तुम और ज्यादा एफर्ट मार सकते थे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। तो एक ये वाली चीज है यार, इस पे भी जरा ध्यान ज्यादा दो। कुछ ऐसा है कि यार जैसे वीएआरसी और मतलब क्वांट, मतलब सब में ही होता है यार, ये क्या कहते हैं, ये सारी चीज तो कि हम बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं। जैसे होता है ना क्वांट में, यार ये हुआ है यार, ये तो कर तो सकता हूं मैं, कर तो सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, कर करके 5 मिनट निकल जाते हैं, 5 ठीक मिनट है। निकल जाए। तो ये वाली चीज होती है यार, इस चीज को भी मेरे को लगता है यार बहुत ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, मतलब अपने मॉक एनालिसिस में इसको यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, वेटेज दो इसको, ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे उतना ज्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो एक तो यही वाली चीज हो गई। बाकी वीआरसी में यार जो मेरा वो था, आप देखो वही वाली बात है, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, और उस पर अगर एक बार तुम इसको अपने मॉक्स में ट्राई करके देख सकते हो कि एक बार क्वेश्चंस पढ़ो पहले, ठीक है। आरसी से पहले क्या कहते हैं, कभी भी एनालिसिस से पहले, जैसे ललित ने बोला कि कभी कभी क्वेश्चंस वो होते हैं कि मतलब वही वाली बात है कि चेंज हो गया पूरा, कि ये होता तो वो क्या होता है, यही सारी जो चीजें होती हैं, ठीक है। सिचुएशन ही एकदम अलग हो जाती है, तो उसको तो तुम्हें, और हाँ, एक्सट्रीम केसेस को हमेशा एक मॉक एनालिसिस में हमेशा ना, एक्सट्रीम केसेस वाले ऑप्शंस का आंसर बड़ा कम सही होता है। कि मान लो कि नेवर आया है किसी में, या फिर बहुत एकदम एक्सट्रीम ऑप्शन आ गया कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑप्शन, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, इस टाइप के कुछ भी कीवर्ड तुम्हें ऑप्शन में दिखेगा, तो उसको एलिमिनेट करो। वो हार्डली ही, अगर पैसेज के अंदर वैसी चीज अगर तुम्हें दिख रही है, और ये हार्डली होता है यार, इतना तो फिर बहुत ही होती कम है। ही ये होता है, हार्डली होता है। ये ऑलवेज वाला हमेशा तुम्हें उस फिर वही वाली बात है, आरती को बहुत कोई घुस के पड़ेगा, जो ऑब्वियसली कोई नहीं पढ़ता उतना घुस के, तो तभी उसको उसका आंसर है, तो उसको तुम एलिमिनेट कर सकते हो। 99% केसेस पे वो ऑप्शन तुम्हारा नहीं होता, 95% केसेस में तो नहीं होगा वो ऑप्शन, बिल्कुल। उसको एलिमिनेट करो। प्लस वही वाली बात है कि ऑप्शंस ऑप्शंस नहीं पढ़ने तुम्हें, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ लो एक बार, क्वेश्चंस पढ़ के फिर आरसी को अप्रोच करोगे, तो तुम्हारी जो मतलब ज्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे आरसी को, ठीक है। ज्यादा अच्छे से उसको डिड्यूस कर पाओगे। तो ये वाला एक मेरा पार्ट है अलग, बाकी तो सिमिलर, तो हमने बहुत सारी चीजें हाँ सिमिलर ही हैं, वही वही। ठीक है। बस अ, एक मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं अभी सोच रहा था। तो देखो हाँ, यार, ये एक चीज मैं ये भी करता था कि जो मैं आरसी छोड़ देता था ना, मेरा स्ट्रेटजी ये था कि 3 आरसी अटेंड करने हैं और बीए करना है पूरा, ठीक है। तो मैं जो एक आरसी छोड़ता था ना, फिर मैं एग्जाम के बाद वो मैं अटेम्प्ट करता था मेरे को। हम्म, क्योंकि भाई देखो, वैसे तो मुश्किल आरसी है, कैट में तुमको नहीं करना अटेम्प्ट। ये भाई कार्तिक भाई पॉइंट बोल रहे थे कि यार जो तुम एग्जाम में भले ही ना करोगे, बट भाई अभी तो तुम मौके दे रहे हो, अभी प्रैक्टिस करने में क्या बुराई है ना। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये ऐसा होता तो क्या होता वाले 2 आरसी आ गए, तो भाई तुम्हारा तो हो गया काम, डूब गई नहीं है ना। तो भाई उसमें क्या होता है ना, फिर बच्चों की सबकी फट जाती है ना। हम्म, बट अगर तुमने ये प्रैक्टिस कर रखा है ऐसे आरसीज,
आउटसाइड द मॉक, अगर तूने प्रैक्टिस कर रखा है तुम उस दिन निकाल लोगे। स्टैंड आउट कर जाओगे। स्टैंड आउट कर जाओगे। स्टैंड आउट इज द मेन थिंग भाई। जब जब मतलब यार एक कहावत है, जब माहौल बुरे होते हैं तब हम खड़े होते हैं, पता नहीं मैं भूल गया। भाई भाई ऐसे ही ना पूछ ना सकता ना, हूँ। ये होता है जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हाँ, हम हैं। खड़े होते हैं, यस। देखा, जब मतलब एकदम मुश्किल हो गया भाई, जैसे तीन दो डिफिकल्ट आरसी आ गए, सबके पसीने छूट रहे हैं, लेकिन तुमने तो भाई ऐसे आरसी कर रखे हैं, तुम भाई वहां मैटर बड़े हो गए, तुम खड़े हो गए, सिंपल सी बात। तो यार वही है। और एक चीज है, फाइनल चीज मेरा इनपुट ये कि देखो जब आरसी में क्या होता है ना, जैसे मैंने तुमको बोला था, एक एक आरसी को टाइम दो। जैसे 7 मिनट अगर तुमने कोई आरसी को दिया है, तो यार उसमें ना अपने आप को इस चीज के लिए टाइम मत करना कि जो आरसी के जो 4 क्वेश्चन होते हैं ना, उसको टाइम में ब्रेक मत करो। उसको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जितना टाइम देना है दे दो, बट ओवरऑल आरसी 7 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा मॉनिटर करना अपने आप को, ठीक है। तो यार मेरा वीआरसी इनपुट्स वही है। और भाई कार्तिक, और कुछ ऐड कार्तिक करना भाई, चाहते हो तुम्हारी स्ट्रेटजी? यार मेरी तो वीआरसी वैसे तो इनिशियली जब मैंने शुरू करी थी प्रिपरेशन तब स्ट्रांग थी, बट धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मेरा मेरा वो नहीं है, मेरा कोर पोटे स्ट्रेंथ नहीं। नहीं है, मैं समझ गया था। तो भाई मेरा ये अप्रोच रहता था, वीए मेरी हमेशा से, वीए में बहुत प्रैक्टिस करता था, वीए में हमेशा सबसे पहले ही शुरू करता था, ललित भाई की था। और 10 मिनट 8 क्वेश्चन, बिल्कुल सही वो अप्रोच है, 10 मिनट दो। उसमें पैरा समरी होता था जिसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम देता था, बाकी जो थे दो, बाकी जो 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते थे वो उसमें मैं ज्यादा सोचता नहीं था, मतलब कर लेता था। जैसे और टीटा भी होते थे पैरा जंबल्स, तो वो तो मतलब 1 मिनट में, अगर 30 सेकंड में मैंने कर लिया सॉल्व 1 मिनट में, ठीक है, नहीं तो मार दो तुक्का, कोई नहीं, उसमें इतना नहीं सोचता था मैं। मेरा आरसी का होता था यार, मैं आरसी 3 तो कभी नहीं सोचा आज तक, मैं हमेशा 2 की एम करता था कि मैं 2 अच्छे से कर लूँ। तो मेरा आरसी करने का मेरा बहुत सिंपल सा फंडा होता था, पहले पैराग्राफ की 2 लाइनें, दूसरे पैराग्राफ की 2 लाइनें, जितने पैराग्राफ है उनकी 2-2 लाइनें पढ़ लो, पहला सेंटेंस पढ़ लो। तो उससे मेरे को एक जिस्ट मिल जाता था कि भाई इसके ऊपर है। अब जैसे हमारे उसमें मेरे को याद है एक म्यूजिक पे आया था, एक तो बहुत ही डायरेक्ट पैसेज आया था कोई ऑक्टोपस की कहानी पे, तो मैंने ये 2 पैसेज तो उठा ही लिए थे कि मेरे को करने हैं। फिर मैं क्वेश्चंस देखता था, पैसेज पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चंस देखता था कि कैसे क्वेश्चन है, कि जैसे ललित भाई ने बोला कोई रेफरेंस बेस्ड आ गए, या फिर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें, या फिर कभी कभी तो एनालॉजी भी पूछ लेते हैं, वो तो समझ ही नहीं आते थे भाई। तुम मतलब वो पैसेज में कुछ भी नहीं किया ना, एनालॉजी का मतलब होता है कि कोई एक चीज को सिमिलरली वो कोई और चीज के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हाँ, तो फिर वो जनरल नॉलेज लगानी होती है फिर। हाँ वो तो सब ना ही करो यार। वो सब भी मतलब उस समय देख के थोड़ा सा मैं वैसे ही एवीआर से थोड़ा डरता ही था मैं पूरे। मेरे माइनस से मार्क्स आए हुए मॉक्स में, तो मैं तो ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा, बस इतना बोलूंगा कि भाई क्वेश्चंस देखता था, फिर अगर लगे क्वेश्चंस भी ठीक है, पैसेज पढ़ा पूरा, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे ही करता था मैं ज्यादा नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को 7 मिनट में आरसी सॉल्व करना है, मेरे 10 मिनट लग जाए, 12 मिनट लग जाए, बट मैं एक्यूरेसी चाहता था कि मेरी बस वीआरसी में एक्यूरेसी रहे। मैं कोशिश करता था मेरे वीआरसी में गलत ना हो, मेरे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बारी, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भाई मेरे पूरे कैट के पेपर में सिर्फ एक -1 बस एक ही जगह था, वो वीआरसी में एक आरसी का एक क्वेश्चन था, तो मेरे को उसका बड़ा दुख था कि वो मैं अटेम्प्ट नहीं करता तो शायद और अच्छी परसेंटाइल आ जाती, बट ठीक है, वो जो बीत गई सो बात गई, इतना नहीं सोचता अब मैं उसमें। हाँ, 99 आ जाती, पॉइंट 10 कम हो पॉइंट 12 कम था। गया। ये हो गया, मतलब वीआरसी भी खत्म हो गया। तो ये तीनों क्या कहते हैं, तीनों क्वांट्स, डीआईएलआर, वीआरसी का तीनों का एनालिसिस बता दिया है, ठीक है। अब बाकी कुछ भी हो तो भाई पूछ लेना, कमेंट्स कर देना, ठीक है। बाकी लिंक्डइन विंक्डइन पे यार तो काम वाम ज्यादा है, या फिर क्या कर सकते हैं, रीच आउट, या फिर कुछ है बिल्कुल भाई, रीच आउट करो। कर मेरा बस सकते ये है हैं कि कार्तिक, कार्तिक तो हाँ, ठीक है। मैं यार बस मेरा एक वो है कंस्ट्रेंट कि मैं सैटरडे संडे को लिंक्डइन खोलता नहीं, क्योंकि मेरे जॉब में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे लिंक्डइन पे काम थोड़ा बहुत रहता है, तो भाई मैं वो देखना नहीं चाहता लिंक्डइन सैटरडे संडे को, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थोड़ा रिप्लाई में अगर लेट होता है तो वो इसलिए क्योंकि मैं हाँ, सैटरडे रिप्लाई संडे भी, खोलता वो नहीं। भी मेरे को मैसेज करता है कि ललित भाई रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई। क्या? वरना भाई ऐसा है कि लिंक्डइन तो मैं बहुत प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर दूंगा। मैं इनफैक्ट व्हाट्सएप पे कभी कभी यार कुछ लोगों के मैसेज मिस हो जाते हैं, क्योंकि इतना लोग ग्रुप्स है व्हाट्सएप में भाई, कॉलेज के ग्रुप है, कंपनी के ग्रुप है, हजार चीजें आती रहती हैं। तो यार सॉरी अगर किसी को मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा और उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं हो रहा, भाई ऑनेस्टली पता नहीं कहाँ चला गया तुम्हारा मैसेज। अगर मेरे नहीं तुम करता चाहते हो यार तो ये, अब मैं भाई लिंक्डइन बड़ा परेशान हुई ललित से भाई। अब भाव लिंक्डइन बढ़ पे, जाता है मेरा, ललित आया डीएलआर 10,000 व्यूज आ गए तो भाव बढ़ गए तेरे। अरे कहाँ भाई, छोटा आदमी हूँ भाई। बट हाँ भाई, लिंक्डइन पे यूजुअली तुम वीकडेज में अगर मेरे को रीच आउट करोगे, बहुत प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर दूंगा मैं, इंस्टेंट।
ठीक है। हाँ तो लिंक्डइन तो आईडी वैसे, हाँ जिसको नहीं है तो ले लेना मेरे से, इंस्टाग्राम पे ले लेना इसकी लिंक्डइन आईडी। यहाँ पे तो डालूंगा नहीं है ना, सब पहुंच जाएंगे ऑब्वियस सी बात है। हम्म। कार्तिक की भी ले लेना अगर चाहिए होगी तो, ठीक है। कार्तिक भी मैं कार्तिक तो यार मैं वीकडेज पे थोड़ा मेरा मुश्किल होता है, मेरा उल्टा हिसाब है, मैं हाँ ये वीकेंड पे बहुत वीकेंड पे इसका रहेगा, ठीक है। भाई वीकेंड में मेरे को काफी वीकडेज पे और अगर मेरा तो मिल भाई, जाए मेरा तो भूल जाओ, मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं क्योंकि जॉब भी है और प्लस यूट्यूब ये वो, तो मेरा रिप्लाई करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा अपना टीम बना रहा हूँ अपनी ठीक है। पर देख लो समाज सेवा ही कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे अभी भी किसी से। क्या तो बात है। हाँ, तो फिर वही वाली बात है। तो यार ये हो गया मॉक एनालिसिस का भी, क्या कहते हैं, सारा चीजें बता दिया है, ठीक है। अब बाकी यार एक रिवीजन स्ट्रैटेजी पे अपने एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें तो शायद वो तो ज्यादा लंबी है। एक रिवीजन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार हम पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, ये सब नहीं होता, ठीक है। तो एक रिवीजन स्ट्रैटेजी पे वीडियो आ जाएगी, ठीक है। वो तो यार तुम क्या, वो तो मैं ही बना दूंगा, मेरे को तो, मेरी तो बड़ी यूनिक रिवीजन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो तुम भी भाई अपनी अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरे को बता देना, मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। डन डन। जैसा भी होगा। तो बाकी तो फिर किसी और भी पॉडकास्ट का, अब ललित का भाई, ललित और कार्तिक नॉन कैट में भी फाड़ा हुआ है इन्होंने, नॉन कैट में भी ये नहीं हाँ, 99। मैंने स्नैप में स्नैप ललित के 99 पॉइंट कितने थे? 16 स्नैप में 99.16 था। हाँ जैड तो भाई इतना अच्छा ना था नहीं मेरा। हाँ मैंने एनएमआईएमएस में भी, एनमैट में भी काफी अच्छे नंबर थे, अब मैं भूल गया यार ऑनेस्टली। हाँ। सीमैट में भी मेरा 99 प्लस ही था। तो सही है, नॉन कैट में ललित और कार्तिक के भी स्नैप में 99 थे। तो स्नैप में 99 प्लस थे यार मेरे, एनमैट में भी सही थे, मतलब एनमैट एनमैट में, में मेरा एनएमआईएमएस कन्वर्ट हो गया था। हाँ एनमैट इसका बॉर्डर लाइन पर 234 था, है ना। हाँ बॉर्डर लाइन था, हाँ बॉर्डर लाइन था वो पर बॉर्डर लाइन में भी कन्वर्ट हो गया था, कोई ऐसा वो नहीं है। और तो भाई मेरा वो अपना जैट में बहुत खुश था अपने से, एक्सेप्ट बस जैट में मेरा वर्बल ने पूरा खराब कर दिया था, वरना ओवरऑल मेरा 98 प्लस था, बट हाँ तो वर्बल में ठीक मेरी है, एक्सटर्नल नहीं क्लियर हुई थी तो Zat ठीक में। है यार। तो फिर मतलब नॉन कैट एग्जाम में भी ललित और कार्तिक दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। नॉन कैट एग्जाम की भाई, क्योंकि कैट का भी अच्छा ना रहा है तो भाई नॉन कैट एक दूसरा तरीका भी बता देना जहां इनका बेड़ा पार हो जाए किसी का, ठीक है। बिल्कुल भाई अच्छा करवा कॉलेज मिल देंगे। जाए, टीयर 1 मिल जाए, ठीक है। तो नॉन कैट भी भाई ललित कार्तिक बढ़िया करवा देंगे, ठीक है। नॉन कैट में भाई मैंने तो उतना अच्छा परफॉर्म, मतलब जैट में मेरे 98 आए थे, बट स्टिल यार एक 99 परसेंटाइल कोई परसेंटाइलर को ढूंढूंगा जैट में भी, ठीक है। तो वही है यार, गाइडेंस मिले तो बेस्ट सही मिले भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कुछ कुछ तो 91 परसेंटाइलर भी 99 लाने की टिप्स देते हैं यूट्यूब पे वही बात हो गई भाई, आ रहे हैं स्कूटर पे सपने दिखा रहे हैं ऑडी के। वही वही। बर्बाद। कोई नहीं, कोई नहीं। तो ठीक है यार, बहुत सारा आज, ये भी काफी लंबी वीडियो खिंच गई, तो वही वाली बात है, डिटेल में बताएंगे तो लंबी तो खिंचनी ही है, ठीक है। तो चलो फिर यार खत्म करते हैं यार आज की वीडियो, चलो ठीक है। भाई डन बाकी है। फॉर्मूला बुक का भी गिव अवे करते हैं वापस से, क्या कहते हैं, तो कर लेना भाई, जल्दी गिव अवे कर लेंगे, तो जुड़ जाना बस चैनल से। तो ठीक है भाई, तो चलो यार फिर मिलते हैं यार अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो बता, देखते हैं क्या बनाना है, अब वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। चलो भाई, बाय। चलो भाई बाय बोल सो दो दो भाई, बस। बाय कर दो यार, तुम भी बाय गाइस। मजे में नहाने रहा आने करो भाई, वाले। मजे में रहो भाई, बाय बाय। मजे मजे में में रहो रहा भाई। करो यार, ये भी बोल रहे हैं तुम्हें यार, टैंकी बुड्ढा हो जाएगा बोलते बोलते, बुड्ढे मजे हो में रहो। जाएंगे चाय की बुड्ढा नहीं होगा हाँ, मेरे तो बाल झड़ गए भाई मजे में रह रहे के हाँ बोल तो के। लोहा उठाते हैं भाई अरे क्या बात। चलो चलो ठीक भाई है, मिलते हैं, बाय। बाय बाय। ओके बाय बाय।